गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ग्लैंड को लेकर ही पार्ट 2 रहेगा ग्लैंड का, जिसमें अपन डाइजेस्ट सिस्टम की जो ग्लैंड्स होती है उनके बारे में पढ़ रहे हैं। उनमें पहला अपन ने पढ़ा था जो हमारे मुख्य ग्रंथियां जो होती है, जो हमारे पैरोटिड है, सबलिंगुअल है, सबमैंडिबल है, अधोजीवा, अधोचंब, कर्णपुर, ये पढ़े थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था यकृत। यकृत के बारे में अपन ये जाना था कि ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है, और इसके बारे में कई जानकारी अपन ने दी थी। अब अपन आगे भी बढ़ेंगे, वही डाइजेस्टिव के अंदर पार्ट काम में आने वाली पेनक्रियाज जो ग्लैंड है उनकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो इसके द्वारा जो सीक्रेशन होता है वो होता है अग्नाशय रस। इस अग्नाशय रस में कई प्रकार के एंजाइम जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे बाद में। इससे पहले अपन बात करते हैं ये होती कहां पर है और इसका वर्क किस तरह का है और किस तरह। सबसे पहले एक और चीज बता दूं, यहाँ पर ये जो ग्लैंड है वो मिश्रित ग्रंथि या फिर आप इसको कह सकते हो मिक्स्ड ग्लैंड। इस ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड कहा गया है। इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहा गया है उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखिए यहां पर सबसे पहले इस टॉपिक को छोड़कर एक बार आप ये देखिए कि ग्लैंड के टाइप क्या होते हैं, यानी कि ग्रंथि के प्रकार। ग्रंथि के प्रकार, जो ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं देखा जाए तो। पहला अंतःस्रावी, दूसरा बहिस्रावी, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, वैसे मिश्रित ग्रंथि को एक अलग ही प्रकार मानेंगे अपन यहां पर, लेकिन पहले अपन ये 2 प्रकार जो मेन इनकी बात करते हैं, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अब इंग्लिश में इनके नाम क्या है तो इनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और इनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड कितने प्रकार की होगी? मोटे तौर पर 2 प्रकार की होगी, एक अंतःस्रावी, दूसरी बहिस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब जिनमें रक्तवाहिनियां, वाहिनियां का मतलब यहां पर वेसल्स, यहां पर वेसल जो है प्रेजेंट नहीं होती, वाहिनियां अनुपस्थित होती है। ठीक है, वाहिनियां नहीं पाई जाएगी और ये अपना स्राव जो है वो ये अपना यह अपना स्राव रक्त वाहिनियों में, इसमें रक्त वाहिनियों में स्रावित करते हैं। ठीक है, दूसरी होती है बहिस्रावी। ये जो बहिस्रावी ग्लैंड है इसके बारे में, इनमें वाहिनियां पाई जाती है। तथा ये अपना स्राव वाहिनियों द्वारा लक्ष्य अंगों तक पहुंचाते हैं। तो यहां पर देखो प्रकार 2 हो गए, अंतःस्रावी ग्रंथियां, वाहिनियां अनुपस्थित होती है, ये अपना स्राव रक्त वाहिनियों में स्रावित कर देते हैं। कहां पर पहुंचाने के लिए? लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां पहुंची होती है, इनमें वाहिनियां पाई जाती है तथा अपने स्राव को अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए जिस ऑर्गन तक उस वहां स्राव को पहुंचाना है उसके लिए विशेष प्रकार की वाहिनियां इसमें पाई जाती है जिनके द्वारा ही ये पहुंचाई जाती है। स्राव जो है वो अंगों तक पहुंचाया जाता है।
तो ये दो प्रकार के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक अपन कह सकते हैं नलिका विहीन, दूसरा नलिका युक्त। ठीक है, जिनमें नलिकाएं पाई जाती है, जिनमें वाहिनियां पाई जाती है वो होता है बहिस्रावी, और जिनमें नलिका वाहिनियां नहीं पाई जाती वो कहलाता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, अंतःस्रावी अपना स्राव जो है रक्त में प्रवाहित करते हैं, जबकि बहिस्रावी अपने स्राव को लक्ष्य अंग तक पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार की नलियां पाई जाती है, उसको उस अंग तक जोड़ती है। वो नलियां जिस अंग से स्राव हो रहा है और जिस अंग तक पहुंचाना है उसके बीच में नलियां पाई जाएगी, इसमें बहिस्रावी में। इसमें उदाहरण क्या लेंगे, किसके बहिस्रावी के उदाहरण क्या होंगे? बहिस्रावी के उदाहरण क्या होंगे? जैसे यकृत, यकृत हो गया, मुख ग्रंथियां, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? बहिस्रावी की उदाहरण हो जाएगी। जबकि अंतःस्रावी के उदाहरण क्या होंगे? क्या होंगे अंतःस्रावी के उदाहरण? अंतःस्रावी के उदाहरणों में जैसे पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड। ठीक है, उसके बाद थायराइड के बाद अगर और देखा जाए तो अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, ठीक है, थायराइड, थायराइड, एड्रिनल। ठीक है, इस तरह की ये जो ग्रंथियां उसमें अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या होता है, जैसे पीयूष ग्रंथि हमारे दिमाग में पाई जाती है, हमारे मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है, हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क वाले भाग में पाई जाती है, थायराइड जो है हमारे गले में पाई जाती है। लेकिन ये सभी ग्रंथियां है तो इस जगह पर, इस जगह पर, लेकिन ये हमारे शरीर के कई अंगों को प्रभावित करती है और कई अंगों तक अपना स्राव पहुंचाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीयूष ग्रंथि से कोई नली है जो उस अंगों तक जा रही है, या हाइपोथैलेमस से कोई नली है जो उस अंगों तक जा रही है। उस अंगों तक कोई नली नहीं जाती, ये अपना स्राव सीधा किसमें छोड़ देते हैं? रक्त में छोड़ देते हैं। और उसके बाद रक्त द्वारा जहां जहां रक्त पहुंचता है वहां पर जिन अंगों को इन स्राव की आवश्यकता होती है, जहां जो भी लक्ष्य अंग होते हैं वहां तक वो स्राव पहुंच जाता है। किसके द्वारा? वाया रक्त। यानी कि अगर अपन कह सकते हैं उसका ट्रांसमिशन करने वाला पार्ट है वो कौन है? ब्लड है। ठीक है ना, वहां कौन है? ब्लड है। जबकि बहिस्रावी ग्रंथि में ऐसा नहीं होता है। जैसे अपन बात करते हैं यकृत, तो यकृत के अंदर क्या बनता है? पित्त रस बनता है। तो उस पित्त रस को ले जाने की जिम्मेदारी कौन रखता है? उसमें से पाई जाने वाली यकृत वाहिनियां जो है वो यकृत वाहिनियां उस पित्त रस को कहां पहुंचाती है? पित्ताशय पहुंचाती है, और पित्ताशय से पित्त वाहिनियां जो है वो उसको ग्रहणी तक पहुंचा देती है। तो पूरा काम क्या हो रहा है? नलियों के अंदर हो रहा है, नलियों के अंदर फिक्स रह रहा है। इसी के कारण ये क्या है? नलिका युक्त या नलिका के द्वारा अपना स्राव लक्ष्य अंगों तक पहुंचाने वाली ग्रंथियां होती है। ठीक है, जबकि यहां पर अंतःस्रावी में ऐसे नहीं होता है। फिर हम मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि वे ग्रंथियां जो अंतःस्रावी व बहिस्रावी दोनों प्रकार के दोनों रूपों में कार्य करती है, दोनों रूपों में कार्य करती है। ठीक है, अब यहां पर मिश्रित ग्रंथि में ऐसी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी भी हैं और बहिस्रावी भी हैं। उसका कुछ भाग अंतःस्रावी के रूप में काम कर रहा है और कुछ भाग बहिस्रावी के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसी ग्रंथियां क्या कहलाती हैं? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की मिक्स्ड होती है, इसलिए ऐसी ग्रंथियों को अपन क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। जैसे दोनों तरह से काम करती है। इसमें एक उदाहरण है, वो उदाहरण क्या है? वो है अग्नाशय। कौन सा है? अग्नाशय, वो उदाहरण है। ठीक है, अब अग्नाशय के बारे में अपन यहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो अग्नाशय के बारे में यहां पढ़ते हुए मैं आपको एक बार अग्नाशय कहां पाया जाता है, उसका स्थान कौन सा है, तो बात करेंगे।
तो यहां देखिए ये आपके मुख वाला भाग हो गया, यहां से उभयमुख मार्ग चल गया, ठीक है। यहां से ये आपका आमाशय, ये हो गया आमाशय। आमाशय के बाद ये छोटी आंत हो गई, ठीक है। तो अपने को इस नीचे ले जाना है क्योंकि छोटी आंत के पास में ही क्या होता है, अग्नाशय होता है। यहां तो क्या हो जाता है, ये तो आपका यकृत वाला भाग हो गया, ठीक है। ये यकृत वाला भाग हो गया, यहां से वाहिनी निकली और ये हो गया पित्ताशय, और यहां से ये क्या निकली, पित्त वाहिनी निकली, और ये जुड़ गई कहां से, ग्रहणी से, ठीक है। इसके बाद अग्नाशय की बात करें तो ये जो यू आकार की नली है, ग्रहणी जो है क्या है, ग्रहणी, यकृत, आमाशय। तो ये जो यू आकार की नली जो है ना ग्रहणी, इस ग्रहणी के बीच वाले भाग में यहां पर इस तरीके से ग्रहणी से जुड़ी हुई और इस एक पत्ती के आकार की इस तरह की ग्रहणी अग्नाशय ग्रंथि इस तरीके से पाई जाती है, ये इस तरीके से जैसे कोई लीफ हो, पत्ती हो, वैसे पत्ती के आकार की यहां पर पाई जाती है। इसके बीच वाला भाग मैं इसको दो भाग में बांट रहा हूं। इसके बीच वाला भाग ये अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में, कौन सी ग्रंथि के रूप में, अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में। और इसका बाहर वाला भाग, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये है बहिःस्रावी भाग या बहिःस्रावी ग्रंथि कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर वाला भाग अंतःस्रावी के रूप में, और ये अपना स्राव सीधा करके छोड़ता है रक्तवाहिनी में, जबकि बाहर वाला भाग बहिःस्रावी के रूप में और अपना स्राव वाहिनी द्वारा, कौन सी वाहिनी द्वारा, ये इस वाहिनी द्वारा कहां छोड़ देता है, ग्रहणी में। कहां छोड़ रहा है, ग्रहणी में जुड़ा हुआ ये भाग, ग्रहणी से जुड़ा हुआ भाग किसका, बहिःस्रावी अग्नाशय का, ठीक है। तो बहिःस्रावी अग्नाशय का एक भाग ग्रहणी से जुड़ा रहता है, और ये कौन सा रस छोड़ता है, अग्नाशय रस। इसका स्राव बनेगा, अग्नाशय रस का स्राव बनेगा, और कहां छोड़ देगा इस अग्नाशय रस को, यहां पर छोड़ देगा, यहां बनेगा ना इसके अंदर और यहां छोड़ देगा। जबकि इसका अंदर वाला भाग, ये वाला, मैं इसको काला काला करने दो बोले, ये वाला भाग अंदर वाला, ये क्या है, अंदर वाला भाग क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है ये, जबकि बाहर वाला भाग क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में। तो ये अंदर वाला भाग अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर रहा है, और ये अपने हार्मोन किसमें छोड़ता है, अपना स्राव रक्त में प्रवाहित करता है, ठीक है। अग्नाशय रस के रूप में कई प्रकार के एंजाइम जो है वो स्रावित करता है, उनकी बात हम बाद में करेंगे जब नया वीडियो बनाऊंगा उसमें। अभी मैंने आपको बता दिया अग्नाशय का अंदर वाला भाग जो है वो अंतःस्रावी के रूप में, और उसके बाहरी पोल वाला भाग जो है वो बहिःस्रावी के रूप में काम करता है, और ये ग्रहणी से जुड़ा हुआ रहता है एक नलिका के रूप में, और अग्नाशय रस को ग्रहणी में प्रवाहित करता है। अग्नाशय रस जो स्राव है किसका है, बहिःस्रावी का ग्रंथि का भाग है, ठीक है। अंतःस्रावी के रूप में ये दो प्रकार के हार्मोन, कितने, तीन प्रकार के हार्मोन जो स्रावित करता है। यहां पर मैं अभी आपको केवल हार्मोन के नाम बताऊंगा, हार्मोन के बारे में डिटेल जानकारी जो है वो अपन जब ग्लैंड पूरी पढ़ेंगे, हमारे शरीर की जितनी भी ग्रंथियां अंतःस्रावी बहिःस्रावी उसमें बात करेंगे। अभी तो आप इसमें जान लीजिए, एक तो इंसुलिन, ठीक है, दूसरा ग्लूकेगॉन, और तीसरा हार्मोन जो है वो सोमेस्टोट्रोपिन,
सोमेस्टोटीन। ये 3 प्रकार के हार्मोन जो है वो छोड़ता है। कौन? अग्नाशय ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग जो है वो 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेस्टोटीन। देखिए यहाँ पर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक इंसुलिन जो है इसका काम ये होता है कि हमारे रक्त में जो ग्लूकोज है, ठीक है ना, जो अपन कह सकते हैं शर्करा है, उस शर्करा के मात्रा को नियंत्रित करने वाला कोई है तो वो कौन है? इंसुलिन है। क्योंकि इंसुलिन जो है वो क्या करता है, जो ग्लूकोज होता है उसको क्या करता है? ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। जब भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज जब भी होगा हमारे ब्लड में, अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या कर देगा? ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर देगा? सेव कर देगा, उसको संरक्षित कर देगा, संचित कर देगा, ठीक है। और ये ग्लूकेगॉन जो है इसका काम ये होता है कि जब भी हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम बढ़ जाती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तब इंसुलिन काम करता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब क्या होगा? कम हो जाएगी, हमने खाना नहीं खाया, हमें शर्करा की मात्रा कम होगी हमारे अंदर, उस समय ये ग्लूकेगॉन जो है वो क्या करेगा? ये इसको क्या कर देगा? उस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमारी ऊर्जा की मात्रा जो है पूरी हो जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा रक्त में बराबर हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। इस तरीके से हम ये दोनों हार्मोन जो है वो हमारे अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करते हैं हमारे रक्त के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों की कमी से या इंसुलिन की कमी से बहुत सी बार एक समस्या हो जाती है जिसे इंसुपिडिया डायबिटीज कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये ग्लूकोज की अनियंत्रण के कारण जो समस्या होती है उसे डायबिटीज कहते हैं, शर्करा कहते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको? मधुमेह कहते हैं, ठीक है, डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। और ये समस्या जो है वो इंसुलिन के अनियंत्रण के कारण होती है, ठीक है। आगे का जो चीजें हैं वो और अपना अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।